जो लोग तूफानों में पलते जा रहे हैं वही आपको बता दें कि दुनिया बदलते जा रहे हैं। जैसा कि फिर से एक बार आप सबके बीच में मैं एक नया प्रकरण लेकर के आया हूं। 16 फरवरी आगामी उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं संचालित होनी है उनकी तिथियां सुनिश्चित कर दी गई हैं। आगामी कुछ ही दिनों में 16 फरवरी से सारी परीक्षाएं यूपी बोर्ड की शुरू हो जाएंगी। उसमें से आपका 10th का भी है, 12th का भी है। और जैसा कि हम आप लोगों को बराबर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी और ये ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से भी आप सभी को जीव विज्ञान के उन चुनिंदा प्रकरणों को लेकर के आप सबके बीच में फिर से एक बार मैं उपस्थित हुआ हूं। तो आप सभी प्रिय छात्रों का मैं एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करते हैं और जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं उन सभी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आइए आज हम लोग एक नए प्रकरण के साथ नया प्रकरण जो कि पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हम लोग देखते हैं कि पुष्प बहुत से पुष्पों को हम लोग देखा है और बस उन पुष्पों को मैं एक खिलौने के समान या उनको पसंद करने के समान जैसे हम लोग देखते हैं, लेकिन वो भी हमारे जैसे एक जीव हैं और उनमें भी एक जनन होता है। वो लोग भी क्या करते हैं, जनन करते हैं। जैसे कि जो प्राणी वर्ग के जीव जंतु हैं उनमें जनन होता है और जो वनस्पति हैं, जो पुष्प हैं, पेड़ पौधे, उनमें भी जनन होता है। जनन का तात्पर्य है कि जो अपने समान संतति को उत्पन्न कर दे, यानी अपने समान संतति को निर्माण कर दे, अपने जैसा निर्माण कर दे, वही क्या है, जनन है। और जनन में जैसे आप लोगों ने खास तौर पर देखा होगा, जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। अलैंगिक जनन का तात्पर्य उसमें कि एक ही जनक की आवश्यकता होती है और वो अपने ही समान एकदम बिल्कुल उसकी वंशागति भी, उसकी स्ट्रक्चर भी, उसकी जो संरचना होती है बिल्कुल एक समान होती है। वो अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। ये अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में आपने देखा होगा ईस्ट में या फिर गुलाब में कायिक प्रवर्धन अनेक जो है आपने इनके बारे में देखा होगा। फिर उसके बाद आता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती, दो युग्मक की आवश्यकता होती, मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है, तब जाकर के लैंगिक जनन का कार्य संपन्न होता है। तो हम लोग समय ना खराब करते हुए सीधे हम अपने टॉपिक पे आते हैं, पुष्प की संरचना पे। तो पुष्प की ये संरचना है, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स। ये एक गुड़हल का एक पुष्प है, ये गुड़हल का फूल है, जो कि गुड़हल का फूल दो उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी, एक लिंगी और उभयलिंगी आप लोग बराबर समझ रहे होंगे। एक लिंगी का मतलब होता है कि जिसमें एक ही युग्मक पाया जाए, या तो उसमें पाया जाएगा स्त्री केसर या तो उसमें पाया जाएगा पुंकेसर, यानी कि नर युग्मक या तो पाया जाएगा या तो उसमें पाया जाएगा मादा युग्मक। तो जिसमें दो युग्मक पाए जाते हैं, जिसमें दो प्रकार के युग्मक हो, दोनों यानी नर और मादा दोनों हो, मेल एंड फीमेल दोनों युग्मक जिसमें होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। तो उभयलिंगी का यह मतलब है एक लिंगी पुष्प जैसे होते हैं कि पपीता है, तरबूज है, और उभयलिंगी गुड़हल है, सरसों है, आदि आदि। ये पुष्प की संरचना है और पुष्प की संरचना में हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः 4 भाग होते हैं इसमें। एक तो आपका सबसे पहले जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल के बाद दलपुंज होता है, फिर उसके बाद इसमें जो है आपका स्त्री केसर और पुंकेसर, ये सब आपके मुख्यतः भाग होते हैं। सबसे पहले आप ये पूरा गुड़हल का एक पुष्प देख रहे हैं सभी प्रिय छात्र, और इसमें देखेंगे कि सबसे पहले नीचे ये पुष्प व्रंत है। इसको हम क्या कहते हैं, पुष्प व्रंत कहते हैं। इसको हम रिसेप्टल भी कहते हैं, रेसिपेटल भी कहते हैं इसको हम पुष्प व्रंत को रेसिपेटल भी कहते हैं। तो ये कहाँ आखिर लगा होता है, मान लीजिए जैसे कि कोई वृक्ष है या कोई पेड़ है या कोई पौधा है, पुष्प का पौधा, उस पर कैसे ये लगा होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कोई डाली होता है इस प्रकार का, और इसमें से ऐसे इस तरीके से
यहाँ पर जाकर के पुष्प पूरा संरचना इस तरीके से बना होता है। यानी कि ये अगर यहाँ से काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, काटने के बाद का जो संरचना आता है ये पुष्प ग्रंथ है। काटने के बाद का जो संरचना आता है यही हमारा क्या है, पुष्प ग्रंथ है। पुष्प ग्रंथ को हम रेसिप्टिकल्स कहते हैं और उसके ऊपर वाले भाग को हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन का मतलब ये होता है कि पुष्प जिस पर बैठा हो, यानी कि जैसे एक प्रकार से आसन होता है, बैठने वाला आसन होता है, वैसे ही पुष्प का आसन होता है। जो आप लोगों ने देखा होगा हरा हरा सा भाग उभरा उभरा सा होता है, वही पुष्पासन है। पुष्पासन को हम अंग्रेजी में थैलमस के नाम से भी जानते हैं। पुष्पासन को हम अंग्रेजी में थैलमस के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर वाले भाग को हम बाह्यदल कहते हैं। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, बाह्यदल। इन बाह्यदल कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कैलिक्स कहते हैं। और इसकी जो मूल इकाई होती है उसको हम सेपल के नाम से जानते हैं। इसकी जो मूल इकाई होती है उसको हम सेपल के नाम से जानते हैं। और इसके पूरे समूह को, यानी इसके जो समूह पूरे जो कैलिक्स के पंखुड़ियां होती हैं, हरी हरी इनकी संरचनाएं होती हैं, इनके समूह को हम जोड़ लेते हैं तो उनको हम कैलिक्स कहते हैं। फिर उसके ऊपर वाले भाग को हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो ये रंगीन रंग युक्त पंखुड़ियां होती हैं, जो कलरदार पंखुड़ियां होती हैं, जिसको हम ये कहते हैं दलपुंज। ये जो रंगीन रंग युक्त इनकी पंखुड़ियां होती हैं उनको हम दल कहते हैं। यानी कि एक पंखुड़ी को हम दल कहते हैं। और अगर तमाम जितनी भी पंखुड़ियां उनको समूह की बात की जाए तो उसको हम दलपुंज के नाम से जानते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, दलपुंज के नाम से जानते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम करोला कहते हैं। और इसकी मूल इकाई की बात करें तो इसकी मूल इकाई होती है जो वो पेटल, जो इसको हम कहते हैं, इसके मूल इकाई को हम पेटल कहते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो नर भाग और स्त्री भाग, इसमें नर भाग और स्त्री भाग दोनों भी है। तो नर भाग की मैं बात करता हूं तो नर भाग में देखिए ये आपके जो ये फिलामेंट्स, इस फिलामेंट्स को हम तंतु के नाम से जानते हैं। ये नर भाग का एक भाग है जो जिसको हम फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं। इसी फिलामेंट्स पर आगे चल करके पुंकेसर लगा होता है, जिसको हम स्टेमेंस के नाम से जानते हैं। पुंकेसर को हम स्टेमेन के नाम से जानते हैं। फिर उसके ऊपर जो स्टेमेन के अंदर जो कुछ भरा होता है वो परागकोश है। उसको हम क्या कहते हैं, जो पूरा ये ऊपरी वाला लेयर है, ये गोला सा जो संरचना दिख रहा है, इसको हम परागकोश कहते हैं। परागकोश के अंदर परागकण भरे होते हैं और ये परागकण पॉलिन ग्रेन के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में इसको हम पॉलिन ग्रेन कहते हैं। होता क्या है, अब इसके बाद आगे देखते हैं कि जायांग का भाग, यानी कि स्त्री केसर का भाग, जिसको हम गाइनोसियम के नाम से जानते हैं। तो गाइनोसियम के नाम से जिसको जानते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बीच का भाग है, ये जो बीच का भाग है, ये सबसे ऊपर वाला भाग को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले नीचे से पढ़ते चलते हैं। जो ये आप देख रहे हैं सुराही सी संरचना नुमा से ये बीच में जो स्थित है, ये इस भाग को, ये गोला गोला जो भाग है, ये गोला साकार जो भाग दिख रहा है, इसको हम कहते हैं अंडाशय। इसको हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय को हम अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। अंडाशय को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। फिर उसके बाद इसी अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं, जिसको हम ओव्यूल कहते हैं। इसी के अंदर क्या होते हैं, बीजांड उपस्थित होते हैं। फिर उसके बाद ये किससे लगा होता है, तो ये वर्तिका से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, वर्तिका से। ये वर्तिका से, ये बीच से ट्यूब नलिका आकार संरचना दिख रही है, ये नलिका से जुड़ा होता है, जिसको हम वर्तिका कहते हैं। और अंग्रेजी में इसको हम स्टाइल के नाम से जानते हैं। फिर उसके ऊपर वाले भाग को जो ये संरचना दिख रहा है, ये चिपचिपा पदार्थ, यहाँ पर एक जो देखते हैं आप लाल संरचना होती है। और इसका जो ऊपरी वाला जो वर्तिकाग्र का भाग होता है, जरा सा चिपचिपा नुमा आकृति का होता है। क्योंकि ये चिपचिपा इसलिए होता है कि यहाँ पर जब परागकण का, जब पर परागण की क्रिया होती है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, तो उसमें बड़ा ये सहयोग प्रदान करता है। आगे हम आपको बताएंगे। तो ये वर्तिकाग्र हो गया, जिसको हम अंग्रेजी में स्टिग्मा कहते हैं। ये तो आपका भाग हो गया स्त्री केसर का, और नर का भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। तो ये आपका था पूरा पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना में ये आपका पूरा भाग था। आपने पुष्पग्रंथ के बारे में पढ़ा। पुष्पग्रंथ क्या है, पुष्पासन क्या है, बाह्यदल। बाह्यदल अगर
सभी पंखुड़ियों को मिला दिया जाए, जो हरी संरचना नुमा पंखुड़ियां होती हैं उन सभी को मिला दिया जाता है, तो उसको हम बाह्य दल कहते हैं। उसके ऊपर वाला जो भाग है, जो रंगीन पंखुड़ियां होती हैं, उनको हम रंगीन पंखुड़ियों को क्या कहते हैं, उनको हम करोला के नाम से जानते हैं, जिसको हम पूरे समूह को बोलते हैं, पंखुड़ियों के समूह को बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं दलपुंज। आपको आगे समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको ये समझाएंगे कि पुष्पी पौधों में निषेचन और स्वपरागण परपरागण कैसे होता है, इसमें किस प्रकार से निषेचन होता है और निषेचन के बाद क्या बनता है। हमको आप लोगों ने देखा होगा कि फल कैसे प्राप्त होता है, फल कैसे प्राप्त, आपने कभी विचार नहीं किया होगा कि फल कैसे मिलता, बस हाँ मिला, उसको हम लोगों ने ग्रहण कर लिया, बड़े चाव से हम लोग खा लेते हैं फल को, लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा होगा आखिर इसमें बनने की ये प्रक्रिया क्या है, इसकी बनने की प्रक्रिया क्या है। तो आप सभी को हम बताएंगे कि किस तरीके से ये फल का निर्माण होता है। इसको पहले मिटा देते हैं यहाँ पर, इसको आप